केमिस्ट्री क्रिएशन। सो आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स की और हेलो एरेन्स की। सो सबसे पहले हम करते हैं इनका स्टेट कैसा होता है, कि किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। स्टेट की बात करें, इनका स्टेट कैसा होता है। तो जो हमारे लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स जैसे CH3F हो गया, CH3Cl हो गया, CH3Br हो गया, C2H5F, C2H5Cl, ये जो हमारे लोअर मेंबर्स है ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट होते हैं? गैसियस स्टेट में। ओके और जो हमारे रिमेनिंग हायर मेंबर्स है, जो जितने भी बचे हुए हायर मेंबर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट। अब बात आती है कलर की, कि इनके पास कलर कैसा होता है। अगर हम कलर का देखें तो जो हेलो एल्केन्स होता है जब ये प्योर फॉर्म में है, जब हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? हेलो एल्केन्स इन प्योर फॉर्म। जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं तो इनके पास कोई भी कलर नहीं होता। हेलो एल्केन्स इन प्योर फॉर्म आर कलरलेस। कैसे होता है प्योर फॉर्म में? कलरलेस। बट एक बट आता है कि जो ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स है, जब हम इन्हें लाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज कर रहे हैं, लाइट से एक्सपोज करवा रहे हैं, तो ये क्या करता है? कलर को डेवलप कर लेते हैं। बट आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स डेवलप कलर when exposed to light. ओके अब आती है इनकी स्मेल की। वैसे तो कोई इनकी स्पेसिफिक स्मेल नहीं है, बट बहुत सारे जो वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैं, जो वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैं, मैनी वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स, मैनी वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स, इनकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट स्मेल। इनकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट स्मेल। इनके पास स्वीट स्मेल होती है। औरों की जो स्मेल है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पॉइंट्स किए हैं। स्टेट, जो हमारे लोअर मेंबर्स है, ये हमारे क्या है? लोअर मेंबर्स है। ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट होते हैं? गैसियस स्टेट में। और जो हायर मेंबर्स होते हैं वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट होते हैं? लिक्विड स्टेट में। अब आता है कलर। प्योर फॉर्म में कैसे है ये? कलरलेस। बट आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? आयोडाइड्स की एंड ब्रोमाइड्स की। ये कलर को डेवलप कर लेंगे व्हेन एक्सपोज टू लाइट। और स्मेल, जो वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट स्मेल। अब हम इनकी जो और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की, कि जो डेंसिटी है हेलो एल्केन्स की वो कैसी होती है। ओके तो जो हमारे ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स होते हैं, जो पहला पॉइंट लिख देती हूँ मैंने, जो हमारे ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? ज्यादा हैवियर होता है वाटर से। मतलब इनकी ये जो कंपाउंड्स है इनकी डेंसिटी क्या होती है? वाटर से ज्यादा होती है। हैव हायर डेंसिटी देन वाटर। ओके और अब ये पॉइंट तो हो गया क्लियर कि जो ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स है उनकी डेंसिटी क्या है? वाटर से ज्यादा है।
सेकेंड पॉइंट आता है कि डेंसिटी इंक्रीज कैसे होगी, कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर भी तो होना चाहिए डेंसिटी का। जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा तो जो हमारी डेंसिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब थर्ड आता है कि मैं एक ऑर्डर बताऊंगी आपको कि डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है एल्काइल हैलाइड्स पे, जो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है डेंसिटी का अमंग एल्काइल हैलाइड्स, तो वो देखते हैं। मैं लिख देती हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी अमंग एल्काइल हैलाइड्स। हम किस में देख रहे हैं, एल्काइल हैलाइड्स में। तो ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है ये होता है कि मतलब जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है आर आई की। सबसे ज्यादा किसकी है, आर आई की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर आती है आर बी आर की, फिर आती है आर सी एल की, फिर आती है आर एफ की। इसकी डेंसिटी क्या है, सबसे लोएस्ट, ठीक है। इसके पास सबसे कम डेंसिटी है, इसके पास सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है डेंसिटी का अमंग एल्काइल हैलाइड्स। अब मैंने आपको एक बात बताई थी सेकेंड पॉइंट में कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा तो जो हमारी डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। बट जो एल्काइल आयोडाइड्स होते हैं, एल्काइल आयोडाइड्स होता है उसमें एक चेंज हो रहा है, वो डिस्कस करते हैं। मैं आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताऊंगी अब डेंसिटी का। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी अमंग एल्काइल आयोडाइड्स। जो एल्काइल आयोडाइड्स है उनमें जो चेंज हो रहा है डेंसिटी का। वैसे तो आप कहोगे कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए, बट इसमें एक चेंज होता है कि जो मिथाइल आयोडाइड होता है, मिथाइल आयोडाइड होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा। फिर आता है इथाइल, फिर ऐसे ही हमारा प्रोपाइल आयोडाइड, ऐसे ही ये क्या करते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे। मतलब ये जो है उसका उल्टा है। अल्काइल आयोडाइड्स में क्या हो रहा है कि जो कार्बन का नंबर है, कार्बन का नंबर है, मैं ढंग से लिख देती हूँ कि जो नंबर है कार्बन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। आयोडाइड्स में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये सिर्फ किस में हो रहा है, अल्काइल आयोडाइड्स में, कि जो कार्बन का नंबर है वो डेंसिटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो ये था हमारा नॉर्मल बेसिक सा कि डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा कि जो ब्रोमो आयोडोर पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर से ज्यादा। सेकेंड पॉइंट था कि जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर हम बात कर रहे हैं अल्काइल आयोडाइड्स की, किसकी, अल्काइल आयोडाइड्स की, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल आयोडाइड ग्रुप है, जो ये कंपाउंड है इसकी डेंसिटी ज्यादा थी एज कंपेयर टू जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अल्काइल आयोडाइड्स में डेंसिटी डिक्रीज करेगी जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज करेगा। और हमारा थर्ड पॉइंट था कि हमने एक नॉर्मल सा, हमने एक ऑर्डर एक सीक्वेंस देखी थी कि जो अल्काइल आयोडाइड्स है, अगर हम अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड की बात करते हैं तो उसमें जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा डेंसिटी का वो क्या होगा, उसमें जो हमारा अल्काइल आयोडाइड है उसकी डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, देन अल्काइल ब्रोमाइड की, देन अल्काइल क्लोराइड की, और सबसे कम किसकी, अल्काइल फ्लोराइड की। ओके, नाउ सॉल्युबिलिटी। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। जो हेलो एल्केन्स होते हैं
वो वाटर में उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, वो क्या होते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल। अब रीजन सुनना, ये रीजन, इसका जो रीजन है वो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि स्लाइटली सॉल्युबल क्यों है वाटर में। आपका एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है इस पे बेस, कि जो हेलो एल्केन्स है और वाटर है, अब इनके बीच में हमें इन्हें मतलब सॉल्युबल होने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ अट्रैक्शंस तो फॉर्म होनी चाहिए इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। बट क्या होता है, जो हेलो एल्केन्स है उसे भी ब्रेक करना पड़ेगा। सेम वही चीज क्या होगी वाटर में। वाटर में कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। तो इन दोनों को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। वो जो एनर्जी चाहिए वो क्या चाहिए, बहुत ज्यादा ही चाहिए इन्हें ब्रेक करने के लिए। अब हमने इन्हें ब्रेक भी कर दिया और इनके बीच में हमने एक अट्रैक्शन सेटअप भी कर दी। बट जो वो अट्रैक्शन सेटअप होगी इन दोनों के बीच में, जो अट्रैक्शन सेटअप होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा वीक होगी, वीक होगी और वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। और जब ये अट्रैक्शन सेटअप होगी तो क्या होगी, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड एज कंपेयर टू जब हमने इन्हें क्या किया था, ब्रेक किया था। एक तो वीक बॉन्ड है बहुत ज्यादा और ज्यादा एनर्जी, लेस एनर्जी रिलीज हो रही है एज कंपेयर टू जब हमने हाइड्रोजन वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया था, जिस वजह से क्या होता है, बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। बट ये क्या होते हैं, ये अच्छे से हम कह सकते हैं ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, ये अच्छे से सॉल्युबल होता है। अच्छे से सॉल्युबल क्यों होता है, जो हेलो एल्केन्स है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, अब उनमें डिसॉल्व कर रहे हैं हम उन्हें, तो जो तब जो अट्रैक्शन सेटअप होगी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसकी एनर्जी इक्वल ही होती है एज कंपेयर टू जितनी एनर्जी इनके मॉलिक्यूल्स को तोड़ना भी तो पड़ेगा ताकि वो जो नया मॉलिक्यूल है हमारा जो हेलो एल्केन है वो आके इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स से अट्रैक्ट करे, इनसे एक बॉन्ड फॉर्म करे। तो उन दोनों केस में एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। मैं बताती हूँ एक बार लिख के कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स थे, हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स थे, मतलब इनके बीच की जो अट्रैक्शन थी उसको तोड़ा तो एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी, एनर्जी रिलीज हुई होगी। और जब हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और हेलो एल्केन है इनके बीच का बॉन्ड फॉर्म किया तो जो एनर्जी रिलीज हुई होगी तब भी एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड तोड़ने के ब्रेक करने के लिए और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और हेलो एल्केन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करने के बाद भी जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होती है, इक्वल होती है। बट अगर हम वही चीज वाटर के साथ देखें तो जो वाटर के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होती है वो तो बहुत ज्यादा होती है, वो एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। बट जब वाटर मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्शन होती है हेलो एल्केन्स के साथ तब जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उस बॉन्ड की फॉर्मेशन होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। वो एनर्जी कम होने की वजह से उस एनर्जी के इक्वल नहीं हो पाती जो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूज की थी। इस वजह से ये क्या होते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। और वही चीज अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में देखें तो ये क्या होते हैं, अच्छे से सॉल्युबल है। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, सो ये रीजन था सॉल्युबिलिटी का। अब हम करेंगे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है हेलो एल्केन्स का एंड हेलो एरीन्स का। अब अगर हम सेम एल्काइल ग्रुप में बात कर रहे हैं
हमारा जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, सेम है, तो क्या ऑर्डर होगा मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का। अब सबसे पहले ये ऑर्डर देखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताती हूँ। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा प्लस मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है मास साइज में एंड मॉलिक्यूलर मास में, मॉलिक्यूलर मास में और साइज में जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे ही क्या होगा, जो उनके बीच में अट्रैक्शंस है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शंस है वो भी क्या होंगी, इंक्रीज होगी। तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस है दैट इज वैन वाल फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस है वैन वाल फोर्सेस, वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होगा, अब उनके बीच में अट्रैक्शंस क्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही कर जाएगा। सो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, साइज में और मॉलिक्यूलर मास में इंक्रीज होते ही जो उनके बीच का अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए अब आप खुद बताओ, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनमें सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा है, आयोडीन का, और मॉलिक्यूलर मास में सबसे ज्यादा किसका है, आयोडीन का। अल्काइल ग्रुप की बात करें ये तो सेम है हर जगह, तो अब हम चेक किससे करेंगे, ये हमारे हेलोजन से। इसीलिए जो हमारा अल्काइल आयोडाइड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। और जो हमारा अल्काइल फ्लोराइड है उसका क्या होता है, सबसे कम होता है, लोएस्ट होता है हम कह सकते हैं, या फिर सबसे मिनिमम होता है। ये था एक नॉर्मल बेसिक बताया। फिर हमने देखा कि अगर हमारा अल्काइल ग्रुप सेम है तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम है। RI का सबसे ज्यादा होता है, देन RPR का, देन RCl का, सबसे कम किसका होता है, RF का। अब सेकंड पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास। अभी मैंने वही सेम चीज आपको भी बताई है लिख के कि ज्यादा, अब जो हमारे हेलो एल्केन्स है, अब ना हेलो एल्केन्स के बारे में बात हो रही है, हेलो एल्केन है। अब हमने हेलो एल्केन भी तो एक पेरेंट हाइड्रोकार्बन से बनाया ना, और पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब पेरेंट हाइड्रोकार्बन में क्या है, कोई भी हेलोजन नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल कार्बन चेन है, ठीक है। और हेलो एल्केन में क्या है, कार्बन चेन के साथ से क्या अटैच है, हमारा हेलोजन अटैच है, ठीक है। तो अब इसमें हेलोजन भी अटैच है, और हेलोजन क्या, जो हेलोजन है उनमें क्या होती है, ज्यादा पोलैरिटी होती है, क्या होती है, ज्यादा पोलैरिटी होती है। और हेलोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, वो मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब इसमें पोलैरिटी भी ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन का कम क्यों है, क्योंकि उसमें कोई भी हेलोजन नहीं है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, हेलोजन आ गया, जिसकी पोलैरिटी भी ज्यादा और मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो हमारा हेलो एल्केन होता है एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये इंक्रीज होते ही क्या हो जाएगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है अभी हमने इधर पढ़ा था, वो भी क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाता है हेलोजन डेरिवेटिव्स में। और यही रीजन है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का, वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा क्यों होता है। तो उसमें आपको लिखना है
due to greater polarity as well as molecular mass as compared to parent hydrocarbon. So intermolecular forces of attractions क्या होते हैं, stronger होते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स में, जिसकी वजह से वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्गर होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन. सो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के. मतलब जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेलोजन एटम. मतलब जैसे जैसे हेलोजन एटम का जो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है वैसे ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, साइज हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया. और फिर हमने पढ़ा था ये इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है. अगर अट्रैक्शन ही बढ़ गए उनके बीच का जो फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से भी इंक्रीज हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होगा ही. बट अब एक ना, अब आता है अगर ब्रांचिंग हो जाए, आइसोमरिक केसेस है, आइसोमरिक हेलो एल्केन्स है, उसमें क्या होगा. अभी एक पॉइंट पढ़ा है हमने कि साइज इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है. बट ब्रांचिंग है, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है तो साइज क्या होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है. अब साइज कम हो गया, ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से साइज क्या हो गया, कम हो गया. साइज कम होते ही बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो ये लिख लेना कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, ब्रांचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. ब्रांचिंग की वजह से क्या होता है, साइज थोड़ा छोटा होने लग जाता है. एग्जाम्पल भी दूंगी मैं. और साइज छोटा होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ठीक है, इसीलिए ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा. हमारे पास क्या है, CH3, CH2, CH2, CH2Br. हमारे पास ब्रोमोब्यूटेन है, ये एक नॉर्मल कार्बन चेन है. ये क्या है, नॉर्मल कार्बन चेन है. अब सेकेंड देखते हैं हम, CH3, CH2, CH2, इधर Br आ गया, CH3, सॉरी इधर तो अब एक ही हाइड्रोजन आएगा, CHBr. ये इसमें क्या है, एक ही ब्रांचिंग है. अब थर्ड केस देखो, वो है CH3, CCH3, CH3Br. इस पे आ गया. ठीक है, इस पे आ गया. अब देखो वैसे ही होती है N, इसमें होता है आइसो और ये हो गया नियो. अब इसमें ब्रांचिंग क्या है, ब्रांचिंग सबसे ज्यादा इस वाले केस में, और ब्रांचिंग ज्यादा होने की वजह से इसका साइज क्या हो गया, कम हो गया. सबसे ज्यादा साइज इसका दिख रहा है तो देख के ही पता चल रहा है ये सबसे ज्यादा है साइज में, फिर उससे छोटा, और फिर जैसे ब्रांचिंग बढ़ी तो साइज भी क्या हो गया, कम हो गया. इसीलिए जो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इसका क्या होगा, इसका सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है. सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, सबसे कम हो गया उस वाले केस का. अब हम करते हैं केस ऑफ डाई हेलो बेंजीन्स के केस में, जिसमें बेंजीन रिंग से दो हेलोजन एटम अटैच है. उस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे वेरी करता है. इन केस ऑफ डाई हेलो बेंजीन, जो डाई हेलो बेंजीन होता है उस केस में क्या होता है. अब देखो सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की. ठीक है, डाई हेलो बेंजीन के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या रहता है, सबका नियरली सेम रहता है. ऑलमोस्ट क्या रहता है, सबका सेम रहता है. बट अब देखो सबसे पहले तो ना मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ फिर बताती हूँ आपको. ये हमारी बेंजीन रिंग है, Br. सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन पे अटैच करते हैं Br,
दूसरी में मैंने पैरा पोजीशन पे अटैच किया है, एंड थर्ड वन में मैं करूंगी मेटा पोजीशन पे अटैच। इधर मेरा बी आर है, इस पोजीशन के रिस्पेक्टिव में मेटा पोजीशन। सो ये तो है मेरा ऑर्थो, मतलब पोजीशन क्या है, ऑर्थो पोजीशन है। ये दोनों किस पोजीशन में है, पैरा में, एंड थर्ड वन है मेटा पोजीशन में। ठीक है, अब देखो ऑर्थो पोजीशन में देखो ये क्या है, पास पास है। ठीक है, और इसमें एक इस पैरा पोजीशन में क्या है, एक प्रॉपर सिमेट्री है। क्या है, एक प्रॉपर सिमेट्री है। और इसमें ये यहाँ पे है, और इसमें क्या है, एक प्रॉपर सिमेट्री है। अब अगर हम इनकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट में मैं आपको बाद में लिखवाती हूँ एक पॉइंट, कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिमेट्री के, कि अगर सिमेट्री है उस मॉलिक्यूल में तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सब ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे जैसे सिमेट्री बढ़ेगी वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो अब इनमें बात करें तो जो पैरा होता है, मतलब ये जो पैरा पोजीशन पे ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट होता है, एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन। ऑर्थो और मेटा पोजीशन के कंपैरिजन में जो पैरा पोजीशन वाला है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाईएस्ट है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, सिमेट्री है। उन दो ब्रोमीन ये जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल एटम्स है इनके बीच में क्या है, सिमेट्री है। सिमेट्री होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और इसका इसी का मेल्टिंग पॉइंट जो ऑर्थो और मेटा पोजीशन से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब सिमेट्री बढ़ने की वजह से क्या होता है, सिमेट्री जैसे इंक्रीज हो रही है तो जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें क्या कर जाएगा, ये इजीली फिट हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्री बढ़ने की वजह से ये इजीली फिट हो जाता है क्रिस्टल लैटिस में, इजीली फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस में ये इजीली फिट होने की वजह से इसकी जो सिमेट्री भी, मतलब सिमेट्री की वजह से ही फिट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर ये क्रिस्टल लैटिस में इजीली फिट हो गया तो मतलब स्ट्रांगली फिट तो हुआ होगा। अब उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये एक ट्रिक है एक तरह का कि याद करने के लिए कि मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट क्यों है। ठीक है, सो पैरा पोजीशन का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ये इसी वजह से होता है क्योंकि इसकी सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री है तो ये क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा, इजीली फिट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो आप ये पॉइंट अभी यहाँ पे लिख सकते हो कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिमेट्री के। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, और ब्रांचिंग हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि साइज क्या हो जाता है, ब्रांचिंग होने की वजह से साइज छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग साइज छोटा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, सो अब हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की वो कवर हो चुकी है इस यूनिट की, जिसमें हमने उनके स्टेट के बारे में डिस्कस किया, कलर, स्मेल, डेंसिटी डिस्कस की, सॉल्युबिलिटी डिस्कस की, और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राइज होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से, वो तीन चीजों से आते हैं। एक तो सॉल्युबिलिटी से आ सकता है कि वाटर में वो उनकी सॉल्युबिलिटी कम क्यों है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एंड सेकेंड क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट में, वो जो हमने किया था कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन से जो हेलोजन डेरिवेटिव्स है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा क्यों होता है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आ सकता है कि पैरा पोजीशन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन। तो उसमें आपको सबसे पहले अगर आपको गुड प्रेजेंटेशन देनी है तो आप ये स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ और फिर ये चीजें लिखो कि पैरा पोजीशन में क्या है, सिमेट्री है, सिमेट्री होने की वजह से क्या है, ये इजीली फिट हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस में, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है।